बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, कैट स्टेट वेक्टर की, ब्रा स्टेट वेक्टर की एंड ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को हम किस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं एक डिस्क्रीट, कंप्लीट एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। डिस्क्रीट, कंप्लीट एंड ऑर्थोनॉर्मल, ये तीनों वर्ड अलग अलग से हम डिफाइन करेंगे और हम कहेंगे कि किस तरह से एक जो बेसिस है वो डिस्क्रीट, कंप्लीट या ऑर्थोनॉर्मल हो सकती है। अब जैसे कि हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मेजरमेंट्स करने के लिए हम टू टाइप्स ऑफ स्टेट वेक्टर्स यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास जो स्टेट वेक्टर्स हैं वो लाई कर रहे होते हैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर एंड डुअल हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। जो हमारे पास कैट वेक्टर्स हैं वो होते हैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, और जो ब्रा वेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं हिल्बर्ट डुअल स्पेस के अंदर। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्टेट बेसिस है जिसके अंदर मल्टीपल कैट्स है, यानी कि वो डुअल स्पेस या डुअल स्पेस से रिलेटेड स्पेस है जिसको हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं, तो उसमें इन्फिनिट सेट ऑफ कैट्स लाई कर रहे होते हैं। आप उनको साई फाई किसी भी नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास फर्स्ट स्टेट वेक्टर, सेकंड, थर्ड एंड अप टू एन स्टेट वेक्टर बिलोंग कर रहे हैं किसी हिल्बर्ट स्पेस के साथ, और जब हम उसको बेसिस की फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो कि कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा उसकी बेस को, और सिंगल जो आपके पास स्टेट वेक्टर है वो इंडिविजुअल स्टेट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि जो हमारे पास बेसिस होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं। क्योंकि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो इन्फिनिट नंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो है हम लिमिट अप्रोच करवाते हैं एन अप टू इन्फिनिट। तो जो हमारे पास ऑर्डरिंग इंडेक्स आता है एन का, वो यूनिट वेक्टर्स फाई एन से बिलोंग कर रहा होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास फाई एन है या फाई एन स्टेट वेक्टर है वो डिस्क्रीट या काउंटेबल कहलाता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी सीक्वेंस जो है वो इस तरह से 1 से लेके अप टू एन तक सेट करते हैं। उसको हम कह देते हैं कि ये काउंटेबली इन्फिनिट, यानी इन्फिनिट तक जो हमारे पास स्टेट वेक्टर्स होते हैं और वो काउंट किए जा सकते हैं, हम उनको कह देते हैं काउंटेबली या काउंटेबल इन्फिनिट स्टेट वेक्टर्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये नोटेशन है ये रिप्रेजेंट करती है बेस को। इसके अलावा हम जो है इसको एब्रीविएट करते हैं इन्फिनिटली काउंटेबल सेट ऑफ वेक्टर्स है, और वो वेक्टर्स मैंने बता दिया है कि हम फाई साई किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं अप टू एन, और हम कहते हैं कि ये बिलोंग करते हैं हिल्बर्ट स्पेस एच के साथ। हिल्बर्ट स्पेस को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और हिल्बर्ट स्पेस के साथ जो दूसरी स्पेस होती है वो डुअल हिल्बर्ट स्पेस कहलाती है, और उसके अंदर ब्रा वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम जो सेकंड कंडीशन है, यानी कि हमारे पास हमने कहा बेस जो है वो डिस्क्रीट, कंप्लीट एंड ऑर्थोनॉर्मल होनी चाहिए। तो हमने डिस्क्रीट को डिस्कस कर लिया, अब हम ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी आप जो है कैट्स की ऑर्थोनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए हम जो है कैट और ब्रा की इनर प्रोडक्ट लेते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर आपके पास जो कैट है वो किस तरह से राइट किया जाता है और ब्रा किस तरह से राइट किया जाता है। यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर जो फाई एन लिखा हुआ नजर आ रहा है ये हमारे पास ब्रा है, और अगला जो है फाई एम ये हमारे पास कैट है। आप जानते हैं कि इस नोटेशन यानी कि लेस देन और स्लैश के दरमियान कोई भी जो वैल्यू है वो लिखी जाती है वो कहलाती है ब्रा ऑपरेटर या ब्रा वेक्टर, और सिमिलरली इस स्लैश और ग्रेटर देन ऑपरेटर के दरमियान जो भी वैल्यू जो भी नोटेशन लिखी जाती है वो कहलाती है कैट ऑपरेटर। तो जब हम इन दोनों की इनर प्रोडक्ट लिखते हैं तो आपको ये नोटेशन यहाँ पे नजर आ रही है जो मैंने ये लिखी हुई है कि आप पहले ब्रा वेक्टर को लिखेंगे फिर कैट को लिखेंगे। तो यहाँ पे ये एन और एम डिफरेंट इंडेक्सेस है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन एन एम। अगर आपके पास इंडेक्सेस अलग अलग हैं एन एम तो वो आपके पास क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन होगा, अगर वो सिमिलर हैं तो वो आपके पास इक्वल टू 1 होंगे। तो यहाँ पे क्रोनिकर डाटा फंक्शन को भी फिर डिफाइन करने के लिए कंडीशन होता है, अगर तो एन एम जो है वो सेम है, एन इक्वल टू एम है, तो आपके पास वैल्यू 1 होगी, और 1 होने से आप जो है उसको कह देंगे कि ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन है। सिमिलरली एन नॉट इक्वल टू एम तो वो 0 होगा, तो इसको आप कहेंगे ये ऑर्थोगोनल कंडीशन है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है
आइडेंटिटी या यूनिट ऑपरेटर का, इसको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसको क्लोजर रिलेशन भी कहते हैं। और ये आपके पास होता है आई इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट, या सिंपल यहाँ पे एन भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा जो है आप कैट वेक्टर को अगर पहले लिखते हैं, ब्रा वेक्टर को बाद में लिखते हैं, तो ये आपके पास कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है। ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, आप इसको हमेशा जो है नेक्स्ट अपनी मेजरमेंट्स में कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। अगेन इसको यूनिट ऑपरेटर भी कहते हैं, यूनिटी ऑपरेटर भी कहते हैं, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्लोजर रिलेशन भी कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे पास आई है यानी यूनिट ऑपरेटर है, इसको हम जब किसी भी दूसरे कैट या ब्रा के ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये उसमें कोई चेंज नहीं लेके आता। जैसे कि हम जानते हैं कि आई जो है या यूनिट ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू डायगोनल 1 1 होती है और बाकी जो है वो 0 होते हैं। तो वो 1 1 से जब हम किसी भी ऑपरेटर को या स्टेट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो कैट हो या ब्रा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पहले कैट की, ब्रा की, और उसके बाद फिर हम ऑपरेटर्स की। तो कैट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक स्टेट वेक्टर कैट की फॉर्म में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया है साई की फॉर्म में, और इसको मैंने राइट किया है कि और लिखा है कि ये बिलोंग कर रहा है बेस फाई एन और कर्ली ब्रैकेट्स, यानी इस बेस से ये बिलोंग कर रहा है स्टेट वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो कि होती है यूनिटी या आई की फॉर्म में, हम उसके साथ इस स्टेट वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है टू एक्सपैंड द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ दिस बेसिस इनेबल्स अस टू एक्सपैंड एनी स्टेट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द बेस कैट्स, कि हम किसी भी स्टेट वेक्टर को बेस कैट्स की कॉन्टेक्स्ट में एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैंने उसी स्टेट वेक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया है आई ऑपरेटर के साथ। उसके बाद मैंने आई ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है जो मैंने अभी प्रीवियसली बताई है। यहाँ पे ये आपको ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू नजर आ रही है ये मैंने आई की पुट कर दी है। उसके बाद जो है इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। कैसे सिंप्लीफाई किया है, ये वाला जो है, ये वाला यहाँ से लेके इतना फाई एन और साई, ये हमारे पास हो जाता है ए एन, यानी ये रिप्रेजेंट करता है ए एन कॉन्टेंट, इसको कह सकते हैं आप कंपोनेंट को। और जो ये वाला फैक्टर है फाई एन वाला, इसको मैंने यहाँ पे ये एज इट इज राइट कर लिया है। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा उसके कॉलम मैट्रिक्स को। जो कैट होते हैं इनके जो मैट्रिक्स बनते हैं वो कॉलम बनते हैं, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इसके कॉलम मैट्रिक्स को। वेयर कोएफिशिएंट ए एन विच इज इक्वल टू फाई एन साई रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ साई ऑन टू द फाई एन, कि जो आपके पास स्टेट वेक्टर कैट है, स्टेट वेक्टर जो कैट है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्शन को किसके ऊपर, फाई एन बेस कैट के ऊपर। एंड सिमिलरली ए एन इज द कंपोनेंट ऑफ साई अलोंग द वेक्टर फाई एन, तो जो ए एन होगा वो उसका कंपोनेंट कहलाएगा। ए एन यहाँ पे जनरल लिखा है, जब हम एक्सपैंड करेंगे तो A1 A2 A3 अप टू ए एन की फॉर्म में इसको एक्सपैंड करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट कोएफिशिएंट्स ए एन आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो विदिन द बेसिस, हम जानते हैं कि जो ए एन होते हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स 1 के अंदर आपने स्टडी किया होगा, और ये बेस के अंदर जो है किस तरह से रिलेट करते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कंपोनेंट्स A1 A2 A3 अप टू AN, और साथ में ये बिलोंग करते हैं या रिलेट करते हैं अपने कैट स्टेट वेक्टर के साथ फाई 1 फाई 2 फाई 3 एंड सो ऑन फाई n तक। सिमिलरली जो हमारे पास कैट वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम वेक्टर से, विच हैज काउंटेबली इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। काउंटेबली यानी इतने कंपोनेंट्स, इन्फिनिट इतने कंपोनेंट्स जिनको काउंट किया जा सकता है, यानी अप टू n। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने स्टेट वेक्टर लिखा यानी कैट लिखा, और उसकी हमने जो है फाई 1 साई जो हमने अभी उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया प्रीवियसली। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट फाई 2 जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्शन ऑफ, यानी कैट का प्रोजेक्शन ऑन टू द बेस कैट। सिमिलरली कैट प्रोजेक्शन ऑन द बेस कैट फाई 2 एंड अप टू हम इसको फाई n करेंगे, और ये इक्वल टू होगा हमारे पास A1 A2 एंड अप टू AN, वेयर दिस कॉलम मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ द कैट वेक्टर। ये जो है आपके पास ये वाला मैट्रिक्स ये कहलाएगा कंपोनेंट्स ऑफ द कैट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रा। ब्रा जो है ये हमारे पास रो मैट्रिक्स के तौर पर बिहेव करता है या रो वेक्टर के तौर पर। हम जब भी किसी कैट का
डैगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, मैंने एक कैट वेक्टर लिया साई की फॉर्म में इस तरह से, तो मैं अगर इसका डैगर लूँगी, डैगर का जो सिंबल है वो हमारे पास इस तरह से होता है स्लीप की फॉर्म में, तो ये यहाँ पे डुअल एक्शन क्रिएट करता है, यानी कि ये ट्रांसपोज भी लेता है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रांसपोज को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसपोज क्या करेगा, कॉलम मैट्रिक्स को रो में कन्वर्ट कर देगा, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या करेगा, जो भी हमारे पास अयोटा वाले टर्म्स माइनस में होंगे उनको प्लस में और प्लस वाली को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं कोई अयोटा वाले टर्म नहीं ले रही थी, मैं जनरल स्टेट वेक्टर्स ले रही थी, तो ये आपके पास सिंपली क्या करेगा, सिर्फ ट्रांसपोज को ऑपरेट करेगा और इसने कन्वर्ट कर दिया कॉलम मैट्रिक्स को रो में। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट एंड सो ऑन nth कंपोनेंट। और अगेन फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए हम हर कंपोनेंट के ऊपर स्टेरिक का जो है वो सिंबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे एंड अकॉर्डिंगली हर कंपोनेंट के ऊपर भी स्टेरिक का सिंबल आ जाएगा। अब जो है अगर हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं कैट और ब्रा की, तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, तो मैं यहाँ पे पहले ब्रा वेक्टर लिखा है, उसके बाद मैंने कैट लिखा है और उनकी ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनर प्रोडक्ट को। ब्रा और कैट का इस तरह से राइट करना कहलाता है इनर प्रोडक्ट ऑफ कैट एंड ब्रा। तो मैंने पहले ब्रा की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट की यानी रो मैट्रिक्स, उसके बाद मैंने कैट की वैल्यू इंसर्ट की यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ एंड अप टू nth n के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंडिविजुअली, इसको मैंने समीशन में लिख लिया n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट और an स्टेरिक an, यानी कि इसका जो है nth कंपोनेंट और इसका भी nth कंपोनेंट। एक स्टेरिक यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ आ रहा है और एक सिंपल आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जब आपके पास एक कंपोनेंट सिंपल हो, एक का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा वो इस तरह से an स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन चेक कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास कैट जो है वो नॉर्मलाइज्ड है तो हम इनर प्रोडक्ट को इक्वल टू 1 अज्यूम कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यही कहती है कि जब भी आप जो है इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट इक्वल टू 1 आता है तो वो नॉर्मलाइज्ड या नॉर्मलाइजेशन कहलाएगा। अगर इक्वल टू 1 नहीं आता तो वो आपके पास अदर देन कोई भी वैल्यू आती है 1 के तो वो अननॉर्मलाइज्ड कहलाएगा। तो अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि नॉर्मलाइज्ड है तो हम इसको 1 कह देंगे और जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया an स्क्वायर इसको भी इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो कैट स्टेट वेक्टर है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं होता तो फिर हम उसको खुद करेंगे। क्या करेंगे, उसको हम खुद नॉर्मलाइज करेंगे और उसके लिए हम अपनी मर्जी से कोई भी एक फैक्टर अज्यूम कर सकते हैं। मैंने जो फैक्टर अज्यूम किया मैंने उसको कह दिया अल्फा, लेट अल्फा बी द नॉर्मलाइज्ड फैक्टर। तो जब उस नॉर्मलाइज्ड फैक्टर को कैट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको भी क्या कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा। तो फिर हम इसको कहेंगे इट इज़ द नॉर्मलाइज्ड कैट। अब आप देख सकते हैं अगेन इस प्रोडक्ट में हमें अल्फा और अल्फा स्टेरिक चाहिए, यानी कि कैट को जब ब्रा में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ आ जाएगा इस तरह से, और कैट की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और उसको हमने इक्वल टू 1 पुट कर दिया। उसके बाद अल्फा स्टेरिक और अल्फा जो है अगेन मिलकर अल्फा स्क्वायर क्रिएट करेंगे और बाकी ये साई और साई अलग रह जाएंगे। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 ओवर आ जाएगा। अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर से अल्फा रह जाएगा, इधर 1 ओवर अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ कैट एंड ब्रा रह जाएगी। अब जो है ये अल्फा की जो वैल्यू आई है इसको अगेन आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे कैट स्टेट वेक्टर के साथ। क्या करेंगे, अल्फा की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की होगी उसको अगेन आप कैट स्टेट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें मैंने अल्फा को स्टेट वेक्टर के साथ लिखा इक्वल टू, अब अल्फा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जो कि 1 ओवर अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ ब्रा एंड कैट है और ये वाला स्टेट वेक्टर एज इट इज़ इधर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन के अंदर भी अगर आपके पास कोई कैट जो है वो अननॉर्मलाइज्ड होता है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आप पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको देन अगेन कैट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जब उस वैल्यू को, तो वो उसको कर देगी नॉर्मलाइज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। किसी भी ऑपरेटर की जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, तो हम हर ऑपरेटर को जो है अगर एन एम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक ऑपरेटर लिया ए, आप कोई भी ऑपरेटर ले सकते हैं।
इंडिपेंडेंटली बी सी डी कुछ भी, मैंने अपनी मर्जी से एक ए ऑपरेटर लिया और लिखा कि हम उसको एन एम मैट्रिक्स में किस तरह से लिखेंगे। तो ये एन एम मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज एन एम, और उसकी जो है आप मैट्रिक्स एलिमेंट के साथ बेसिस के अंदर एन एम इस तरह से उसको राइट करेंगे। तो जो आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो इस फॉर्म में होते हैं A11 A12 A13 अप टू AN up to 1n, and similarly A21 A22 A23 अप टू जो है आपके पास ये 2n, और सिमिलरली ये आपके पास जो है इधर को हॉरिजॉन्टली भी आपके पास ये सो ऑन होते जाएंगे, दोनों कॉलम में, थर्ड कॉलम में भी सो ऑन, इधर भी आपके पास ये इस तरह से सो ऑन। तो यहाँ पे जो आपके पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी ये आएगी AN1। इधर आपके पास जो इधर वैल्यू आएगी ये आएगी AN2, एंड सिमिलरली इधर जो लास्ट आएगा आपके पास ये आ जाएगा ANN। तो इस तरह के जो आपके पास मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं, और ऑपरेटर्स जो है वो एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होल्ड करते हैं या बिहेव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। दो कैट वेक्टर्स आपको गिवन किए जा रहे हैं, एक 5 अयोटा 2 और माइनस अयोटा के साथ, और एक जो है कैट वेक्टर वो 3 8 अयोटा और माइनस अयोटा के साथ आपको गिवन किया जा रहा है। दोनों ही कैट वेक्टर है, ये साई कैट वेक्टर है, ये फाई कैट वेक्टर है। आपने क्या करना है, आपने 3 कंडीशंस इसके लिए फाइंड आउट करनी है। आपने कैट जो है यानी कि फर्स्ट वाला जो है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है और इसको ब्रा में कन्वर्ट करना है इस ब्रा वेक्टर में। सिमिलरली जो है आपने फाइंड करना है कि ये जो स्टेट वेक्टर है ये नॉर्मलाइज्ड है। अगर ये नॉर्मलाइज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट वन है सी पार्ट है, आर जो स्टेट वेक्टर कैट है एंड जो स्टेट वेक्टर फाई है, क्या ये ऑर्थोगोनल है, तो ये भी आप चेक करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर नहीं तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा जो भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।